द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। ही इज अ वेल नोन कमेंटेटर एंड ही रन्स अ थिंक टैंक इन इस्लामाबाद। चीमा साहब, मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी कि क्या मेरे इंटरव्यूज जो हैं वो रिपेटेटिव तो नहीं हो गए, तो क्या हाँ जी। चेंज चाहिए मुझे। तो उस पर कुछ लोगों ने कहा जी माजी पे कम एम्फोसिस दें, प्रेजेंट और फ्यूचर पे ज्यादा दें। तो मैंने कहा इसको हम ट्राई करते हैं। तो तो अगर हम आपने इस पे मेरियां गल्लां ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ आओ फ्यूचर पे देखें तो आपको मेरी बात तो अच्छी नहीं लगती थी। ਤੁਸੀਂ फिर जूना गाड़े च ਜਾਂਦੇ सो जनाब ਤੇ मैं समझता हूं मेरी बात को भी अहमियत दिया करें। बेशक जी आप मेरे जो बातों को अहमियत नहीं समझते लेकिन इसमें बहुत राज होते हैं सर। चलें, बिल्कुल ठीक, मैंने मान लिया जी मशवरा आपका। तो अगर हम शुरू करें नोटिफिकेशन से, मच टॉक्ड अबाउट नोटिफिकेशन, तो ओहो। उसमें आपके ख्याल में क्या थी डिले की वजह क्या थी? क्योंकि ये तो प्रेजेंट का इशू है ना। और फिर उसमें जो नोटिफिकेशन आया उसमें आर्मी चीफ का और एयर चीफ का जिक्र था, लेकिन नेवल चीफ का नहीं था। हाउ डू यू लुक एट दिस ओमिशन? नहीं, इसमें तो कोई बहुत वो बड़ी बात नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग कि उसका था और उसका नहीं था और ये था। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात है। और ना ही इसको इस एंगल से देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए मेरी बात सुने। एयरफोर्स और आर्मी की इंगेजमेंट और थी, प्राइम मिनिस्टर ने जो महसूस किया उन्होंने उस हिसाब से चीज़ें कर ली। सो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि सर्विस जो है वो टेन्योर तो तीनों सर्विसेज चीफ का 5 साल है। सो इट इट और मेरा ख्याल है अभी जो वो जो हमारे नेवल चीफ एडमिरल अशरफ साहब, उनका भी टाइम पड़ा हुआ है काफ़ी। तो मतलब इट डिपेंड्स के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्या महसूस करते हैं या क्या देखते हैं और वो क्या करते हैं। अच्छा चीमा साहब, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम्म, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए टू बिकम अ बेटर कंट्री, टू हम्म, बिकम वेलफेयर स्टेट? कोई हम्म। पॉलिसीज की चेंजेस की जरूरत है क्या? क्या हमें करने की जरूरत है कि जो हमारे मौजूदा मसाइल हैं इनको हल किया जा सके? हमारे नौजवान जो हैं अपना मुस्तकबिल मुल्क से बाहर ना देखें, मुल्क के अंदर देखें। ठीक है, कुछ लोग बाहर तो जाते ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो है द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी शुड बी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। उसके लिए क्या करना होगा? व्हाट चेंजेस वुड यू रिकमेंड? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी है जैसे भी है, पाकिस्तान की जो यूथ है वो बड़ी डिटर्मिन्ड है और वो अपने रास्ते खुद तलाश करते हैं। गो के हुक्मरानों ने हमेशा उन्हें मायूस किया है, उन्हें एज ए पॉलिटिकल फॉडर इसके तौर पर इस्तेमाल किया खान साहब ने। और अब सब का ध्यान जो है ना यूथ को अट्रैक्ट करने की तरफ है। तो मैं समझता हूँ ये सारी यूथ के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। कभी उनको हम रेडिकलाइज बना देते हैं, कभी उनको हम मदरसों में भेज देते हैं, कभी हमको ओवरली पोलिटिसाइज कर देते हैं। यूथ को हमने कुछ नहीं दिया स्वाय बातों के, वादों के। और मेरा ख्याल है कि ये यूथ के साथ बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान में। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर डी फैक्टो एंड डी जोरे जो पावर स्ट्रगल है वो सही तरह चीज़ें इस्टेब्लिश ना होने की बुनियाद के ऊपर जो एक पावर टग ऑफ वॉर है या पावर स्ट्रगल रही है उसकी वजह से सही ध्यान नहीं दिया गया कि यूथ को हमने किस डायरेक्शन में लगाना है। मिसाल के तौर पे हम अक्सर बात करते हैं जी इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे यहाँ पे 2-4 अच्छे इंस्टीट्यूशन बने, लम्स है, नस्ट है। मैं अभी चौड़ साहब पेरिस गया हुआ था अभी नवंबर में, अक्टूबर में। तो यकीन करके माने वहाँ पे मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिल गया जो मेरे से नस्ट में पढ़ता था। तो मैं तब उधर एक नस्ट में एनवायरमेंटल कॉलेज, एनवायरमेंट का हवाले से एनवायरमेंट साइंसेस का कॉलेज है, तो कॉलेज तो मैं वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कोर्स एक दफ़ा पढ़ाने गया था। तो आई डिडंट नो, मुझे तो याद भी नहीं था वो स्टूडेंट कहाँ होंगे, किधर हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो मुझे उसने अपने मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर दिस इज सो एंड सो योर स्टूडेंट, यू आर इन पेरिस एंड आई एम वर्किंग हियर।
वो मैं कहा तू इतने कितने आ गया? उन्होंने कहा सर मैं तो इस पे ये एंड ऑल कर रहा हूँ। सो पाकिस्तान ने कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे लाहौर में बीकन हाउस है, मैं अभी रिसेंटली वहाँ गया हुआ था, आई फाउंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। फिर लम्स है, आईबीए है, अच्छी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें अपने बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन और मुझे अगले दिन एक वाइस चांसलर मिले, उन्होंने कहा कि बड़ी खौफनाक हद तक पाकिस्तान की यूथ का जो इनटेक है साइंसेज में कम होता जा रहा है, एंड दिस इज अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। वैसे ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे बच्चे मैथ ना पढ़े। तो ये ओवरऑल जो हमारी टग ऑफ वॉर सेटल ना होने की वजह से, ये जो वॉर पावर स्ट्रगल सेटल ना होने की वजह से हम वो इस सिस्टम एंड इको सिस्टम नहीं बिल्ड कर सके अपने बच्चों के लिए, मुझे ये कम अज कम नजर आता है। अच्छा चीमा साहब के क्या है, कमियां क्यों हैं इतनी ज्यादा, निगलेक्ट जो थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? देखिए ना, एक एक गवर्नमेंट होती है, फिर बाकी जो है एक इज्तिमाई ज़मीर जो है, कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है सोसाइटी का, वो भी तो होता है ना। आपके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, आपका मीडिया होता है, वो भी सोता रहा क्या? अब देखिए कई दफा जैसे मैं कोट कर चुका हूं कि हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। मिफ्ता इस्माइल जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो तो इससे भी ज्यादा फिगर कोट करते हैं। तो सर ये जो है चीजें, हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? इज इट नॉट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये जो चीजें हैं बहुत अहम हैं? मसलन न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखिए कि सारी गवर्नमेंट उसको आगे लेके गए, यानी स्टेट की कमिटमेंट थी, तो स्टेट की वही कमिटमेंट, उसी दर्जे की कमिटमेंट एजुकेशन के साथ क्यों नहीं है, हेल्थ केयर के साथ क्यों नहीं है? अभी मैंने जफर मिर्जा साहब का इंटरव्यू किया, जो इमरान खान के हेल्थ एडवाइजर रहे, तो वो भी यही कह रहे थे कि बहुत इश्यूज हैं, हम तालीम पे, अपना हेल्थ पे कम खर्च करते हैं, 1% ऑफ द जीडीपी। इसी तरह एजुकेशन पे हमारा खर्चा जो है बाकी मुल्कों से बहुत कम है, तो 2% से भी शायद हम कम खर्च करते हैं जीडीपी का, जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो 4% की है। तो इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकिंग सेक्शंस हैं, व्हाई डोंट दे स्पीक अप? मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, देखिए मैं मुझे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर ना एट वन पॉइंट और जैसे भी है, ये हमारा, मैंने आपको बताया ना हमारी, देखिए चौट साहब बड़ा जुल्म है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ, हम सारे गांव के रहने वाले हैं, आप तो शहरी बाबू हैं शुरू से। मेरी क्लास में, मैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, चौट साहब बड़ी अहम बात बताने लगूँ, बिकॉज आपने एक बात की है, मैं लेट मी नरेट माई ओन स्टोरी। मैं गांव में रहता था, मेरे गांव में हमारी डिफरेंट क्लासेस हैं, वहाँ पे जाट हैं, चीमे हैं और कौमें हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका। तो मैं जब जिस स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ये बच्चा तो हमारा यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। तो और हमारे उस वक़्त गाँव में रहते थे, तो शहर में जाने का रवाज भी चौड़ साहब इतना लंबा-चौड़ा नहीं होता था। आई एम टॉकिंग ऑफ 1995 4, इसकी बात कर रहा हूँ। आज से 30 साल पहले की। तो चौड़ साहब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया दे विल सेंड मी टू अ गुड प्राइवेट स्कूल इन गुजरांवाला, व्हिच इज़ डीपीएस डिविजनल पब्लिक स्कूल। और मैं गाँव के, हम उस गाँव के उस स्कूल को कहते हैं खोती स्कूल। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। वहाँ पे लुकिंग एट, मैं वो जो टाट वाला स्कूल है, मैं उस पे पढ़ा हुआ हूँ। आई हैव बीन अ स्टूडेंट देयर एट टाट वाला स्कूल, जहाँ पे हम सर की कुर्सी निकाल के तो जाके रखते थे, और हम ग्रेड 2-3 के बच्चे स्टूडेंट होते थे वहाँ पे। एंड चौर साहब इमेजिन करें कि वहाँ से खोती स्कूल में जब जाते थे, और उस खोती स्कूल में जितने भी बच्चे थे, उनमें से आई वाज़ द ओनली वन, वाज़ 8, 10, 15 जो भी मेरे उस वक़्त पीयर्स थे, क्लास फेलोज़ थे। Nobody could afford to go to, you know, in a good place, अच्छी स्कूल। फिर और स्कूल की डोनेशन थी अच्छी भली, यू हैड टू पे इन एडवांस इन कैश। उस वक़्त में जब लोगों के पास वैसे पैसे नहीं होते थे, कैश आपको डोनेशन देनी होती थी। सो माय फादर गेव ए, उनको डोनेशन दी कि मेरे बच्चे को एडमिट करें। मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला। तो मेरी द मोमेंट मेरा स्कूल चेंज हुआ, मेरा विजन चेंज हो गया, मेरा दिमाग चेंज हो गया, मेरे एम्बिशंस चेंज हो गए, मेरी हर चीज़ चेंज हो गई। वो जो बच्चे मेरे साथ, मेरे क्लास फेलो पीछे रह गए, जो सब उनमें से नन ऑफ देम कुड मेक इट एट एनीवेयर। कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई मशीनों का काम करता है, कोई सिलाई का काम। एक आधे लड़के ने बीए कर लिया, वो गवर्नमेंट का छोटा मोटा मुलाजम लग गया, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो मैंने ये महसूस किया कि देखें, ये इट डिपेंड्स कि आपके अगर पेरेंट्स आपको अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है,
तो मतलब हाउ कैन यू यार सर्वाइव, हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे हमारे साथ तो टग ऑफ वॉर इस तरह चली है ना कि आधे बच्चों को, मेरा एक हमसाया लड़का था, उसके माँ बाप ने क्या किया, उन्होंने कहा जी साढ़े को पैसे नहीं है, इनू मदरसे घल दो गुजरात। उन्होंने उसको मदरसे भेज दिया। ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਰਹਿائش ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ फ्री ਤੇ ਨਾਲ स्टाइपेंड भी देते हैं। अब वो बच्चा 15 साल बाद 10 साल बाद जब उस मदरसे से बाहर निकलेगा तो वो क्या चीज बनेगा, नोबडी कुड अंडरस्टैंड। और वो कैसे मुआशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये चीजें जो है ना दैट इज देयर। सो हमारे हम अपने बच्चों को नहीं भेज सके, और ये एलीट है, और ये एलीट चाहती भी नहीं है। जैसे हम सिंध की बात करते हैं या बलूचिस्तान की बात करते हैं ना कि वहां पे नहीं वो स्कूल कॉलेज की बात होती, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। खैर पंजाब तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पंजाब का जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। हाँ यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक लेवल की अच्छी हैं, मुनासिब हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस अच्छे होंगे, लेकिन लार्जली सिस्टम उस तरह नहीं है। अच्छा चीमा साहब, आप किस क्लास में गुजरांवाला में दाखिल हुए उस स्कूल में, डिविजनल पब्लिक स्कूल में? मैं चोर साहब बेसिकली तो ग्रेड 5 में जाके मैंने वहां पे एडमिट किया। अच्छा, तो अब ये देखिए ना, इतनी अगर हमारे यहाँ तालीम को इतना निगलेक्ट किया गया है, तो अल्टीमेटली ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जब इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग बनती है मुल्कों की, उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी की, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं ना कि आपके यहाँ तालीम कितनी है, आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज कितनी है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में कितने परसेंट लोग रहते हैं। यानी उसमें सिर्फ गुर्बत नहीं देखी जाती, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखा जाता, बल्कि बाकी जो फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, वो। तो हम जो है एक वक्त में इंडिया का बड़ा मजाक उड़ाते थे कि जी वहां टॉयलेट नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने खुद अभी एक भी नहीं है प्रेजेंटेशन चोर में साहब। एक प्रेजेंटेशन में ये कहा कि जी इंडिया हमसे आगे निकल गया है और अब हमारे यहाँ जो शॉर्टेज है पर कैपिटा टॉयलेट्स, वो हमारे यहाँ कम है। तो ये जो चीजें हैं कि हमारा ध्यान इन चीजों की तरफ क्यों नहीं जाता। अब देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ था तो 12% लिटरेसी थी वहां पे, 12%। आज वो 80% के करीब है। हमारी जो है वो 60-62 से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। बीच में 2-3 साल ऐसे भी आए कि जब ये एक्चुअली कम हुई, 60 से 58 पे चली गई थी। तो हमारी प्रायोरिटीज में हेल्थ केयर और एजुकेशन ये क्यों नहीं आते? मैंने चोर साहब आपको बताया है इस पे कि ये हुकूमत, पहले तो ये टॉप लेवल पे जो लोग हैं ये चाहते ही नहीं थे कि ये ऐसे हो। सिर्फ आज भी आप देख लें चोर साहब, मैं अगले दिन मेरे घर कुछ दोस्त आए हुए थे, ऑल ऑफ देम स्टडीड इन लंदन। अब आप इमेजिन करें कि मतलब जो बच्चा लंदन से पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ के आया है, वो जब आके यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा उसकी तो क्लास ही डिफरेंट होती है। उसका सोशल, पॉलिटिकल, हर चीज़ उसकी फाइनेंशियल। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो डेलिबरेटली हमें सिस्टम से बाहर रखा जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये हम देखते हैं कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये जितना पढ़े लिखे होंगे उतना ही सवाल करेंगे। मेरा ख्याल है वो जो हमारे हुक्मरान डरते थे कि ये पढ़े लिखे होंगे तो सवाल करेंगे, वो गैप चोर साहब सोशल मीडिया ने फिल कर दी है, ठीक है। और वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो पिछले कुछ सालों में आपने देखी, वो गैप सोशल मीडिया ने फिल कर दिया। अब सोशल मीडिया पे सवाल पूछे जाते हैं। अब सियासतदान अगर कुछ दाएं बाएं हो, सोशल मीडिया पे लोग ट्रेंड चला देते हैं। तो द पॉइंट इज कि ये चीज जो है ना दैट इज देयर, जो मुझे नजर आ रही है। तो लेट्स सी क्या है इसमें और कैसे है और किस तरह। अच्छा चीमा साहब, अगर कोई बंदा ये आर्ग्यू करे कि जी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद था मुसलमानों को बैकवर्ड रखना, और वो प्रैक्टिकली जाहिर हो रहा है कि वो मुल्क जिसके 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% ऑफ द चिल्ड्रन स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, और इसके अलावा बेशुमार मसाइल हेल्थ केयर के हैं, बाकी हैं। तो हमसे तो प्रॉमिस ये किया गया था ना कि ये तो एक इस्लामिक यूटोपिया होगा, यहाँ पे इंसाफ होगा, हर एक को बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, प्रोग्रेस के रास्ते खुल जाएंगे। तो वहां पे हमारे साथ जुल्म होता है, हिंदू जुल्म कर रहे हैं। तो वो जो है, वो ख्वाब जो दिखाए गए अवाम को, वो क्यों पूरे नहीं हुए? देखिए वो ख्वाब जो, मैं आज बल्कि शहबाज शरीफ को सुन रहा था, बड़ी उसने अच्छी बात की। उसने कहा यार जब हम 85 में सियासत होती थी ना इस मुल्क में, तो सिर्फ सियासत ही होती थी, डेवलपमेंट कोई नहीं होती थी। तो हमने डेवलपमेंट का सफ़र बहुत लेट शुरू किया, सही मानों में देखा जाए तो। उसकी सो मैनी रीजंस हैं। आपके मुल्क में रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी है, आपके मुल्क के अंदर पावर स्ट्रगल है, आपके मुल्क के अंदर जो डिक्टेटर्स आते रहे हैं,
आपके मुल्क के अंदर फिर एलीट कैप्चर रहा है। तो देयर सो मेनी फैक्टर्स। अभी ये कुछ पिछले 25 साल में एटलीस्ट ट्रांजिशंस हो रही हैं, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हो रही हैं। वो कैसे हो रही हैं, उनके अंदर क्या चीज़ है, पैकेज क्या है, वो कीप दैट असाइड। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हो रही हैं, पार्लियामेंट अपना टर्म पूरा कर रही है एंड सारा कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, अभी फील्ड मार्शल साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो ऑप्टिमिज्म इज अ गुड थिंग, लेकिन ऑप्टिमिज्म शुड बी ग्राउंडेड इन रियलिटी। तो क्या है रियलिटी, किस किस बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, जब आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो चेंज नहीं हो रही, जब आपकी थिंकिंग चेंज नहीं हो रही, कोई आपको ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा कि चेंज हो रहा है। वो कहते हैं ना कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। तो प्रैक्टिकली कोई हमें चीज ऐसी नजर नहीं आ रही कि कोई रेवोल्यूशन हो गया है कि जनाब इस तरह का ऑप्टिमिज्म तो हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। नवाज शरीफ भी कहा करते थे कि जी बस एशियन टाइगर बनने वाले हैं हम। तो क्या करे नवाज शरीफ एशियन टाइगर बने जब उसको एक डिक्टेटर फारग कर दे? क्या करे वो, जब आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहने ही नहीं दी इस मुल्क के अंदर? तो चौर साहब नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और फलां और डमकान क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि आपके मुल्क के अंदर वो आ गई है स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी नवाज शरीफ को जिस डिक्टेटर ने हटाया वो कौन था, कैसे वो कामयाब हो गया? एक डेमोक्रेटिक मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर हटा दे आर्मी चीफ को तो आर्मी चीफ कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उसने कू कैसे कर दिया? ये जो हमारे यहाँ मसला है सिविल मिलिट्री रिलेशंस में इम्बैलेंस का, वो कैसे एड्रेस करेंगे आप? क्या वो हल हो गया है अब हमारे यहाँ हर लिहाज से अच्छा सिविल मिलिट्री बैलेंस मौजूद है? यार देखें चौर साहब, सच्ची बात बताऊं, ये एक बड़ी जनरेशनल स्ट्रगल होती है टू अचीव सिविलियन सुप्रीमेसी। मैं कल रात भी एक जगह पे एक डिनर था, एक डिप्लोमेट का उधर था, वहां पे भी यही सवाल हुआ। मैंने कहा देखिए बात सुने, ये सिविलियन सुप्रीमेसी ऐसे नहीं आ जानी कि आपने कह देना जनाब मैं वजीर आजम इलेक्ट होके आया तो मैंने सलूट मारो तो मुझे, यू हैव टू विन दिस, यू हैव टू गेन दिस। पहली बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चौर साहब, वो भी तो फैमिली लिमिटेड पार्टीज है ना। एक बात, कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते जिस तरह का सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। फिर गवर्नेंस के मसले हैं, फिर वहाँ पे डिलीवरी के मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं चौधरी साहब, देयर आर सो मैनी इश्यूज। तो एक मसला नहीं है। सो वी कैन नॉट टॉक ऑल द टाइम कि जी फौज जो है वो ये कर रही है। फौज का अपना एक माइंडसेट है, चीज़ें हैं करने की। फौज को भी तो फायदा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो फौज को भी तो फायदा है। लेकिन ये जो कुछ जरदारी ने 2010 में किया था और उस वक्त के सारे ऑपरेटर्स ने किया था, वो बहुत जबरदस्त चीज थी कि स्टेप बाय स्टेप आप कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अपने पास लें। बट चौर साहब जैसे ही 18वीं अमेंडमेंट की पैसे सूबों को जाने शुरू कर दिए, इन्होंने करप्शन के अल्ले तल्ले शुरू कर दिए। इन्होंने इस चीज की परवाह ही नहीं की कि यार सूबे जो हैं उनको डिलीवर करना चाहिए। भाई उर्दुगान के लिए दुनिया बाहर निकल आई थी, हमारे सियासतदानों के लिए कौन बाहर निकलेगा? चौर साहब एक सवाल तो है ना कि नहीं है? उर्दुगान के लिए तो वहां पे 2016 में जब मिलिट्री कू होने लगा था तो दुनिया बाहर निकल आई थी। हमारे लोगों के लिए कौन बाहर निकलेगा, कौन इनकी बात सुनेगा चौर साहब? जब ये डिलीवरी की बात आती है, बलोचिस्तान में कौन बाहर निकलेगा, सिंध में कौन बाहर निकलेगा? ये हर जगह तो सौदे कर लेते हैं। और फिर हम इसमें तो ये चीजें तो है ना, ये मसले हैं एंड दे विल स्टे देयर, मतलब ये ऐसे ही रहेगा जैसे है। तो चीमा साहब हमारे यहाँ ये सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस पैदा कैसे हुआ? सारे मुल्कों में तो नहीं पैदा हुआ ना। मतलब इंडिया में नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ, आगे थोड़ा चले जाएं सिंगापुर में नहीं हुआ, वहां पे नहीं है ये इशू, हमारे यहाँ ही क्यों हुआ? देखिए चौर साहब इसकी भी सारी बात है, फिर आप फिर हिस्ट्री में चले गए हैं। आपको दरअसल दिस किन इज लोगों करंट, का दिस इज करंट सिचुएशन। नहीं, आपने कहा बैलेंस इम्बैलेंस पैदा कैसे हुआ, तो इम्बैलेंस पैदा तो 1947 ही हो गया सी ना। मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ जा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं था। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिक्टेटर ने दिया। ठीक है, फिर वो सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ आपस में रहे। ठीक है, पॉलिटिशियन जो वहां से आए थे, पाकिस्तान में आए थे, वो नहीं चाहते थे उस वक्त इमीडिएटली इलेक्शंस हों, क्योंकि उनको अपने मसले मसाइल दे के हमारा तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब कोई एक फैक्टर तो नहीं था चौधरी साहब, ये सारी एलीट का सेल्फिश एटीट्यूड था।
on all sides, on political, civil, military bureaucracy and all that. उस वक्त सारी की सारी आपकी ये जरी जो एग्रीकल्चरल जो थी एलीट थी, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, और हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे कोई सबक नहीं सीखा, और अभी हम कुछ चीजों को समझे थे, लेकिन फिर इमरान खान ने आगे कमजोर कर दिया हमें, और हम फिर कमजोर हो गए। एक दफा हमारा पॉलिटिकल सेटअप फिर कमजोर हो गया, बिकॉज इमरान खान कहता है कि मैं सिर्फ फौज के साथ मिलकर पावर में आना चाहता हूं। इमरान खान कहता है मैं सियासी जमातों के साथ मिलकर नहीं बैठना चाहता। तो बेसिकली तो वो तो फौज की इंटरवेंशन चाहता है, ठीक है, बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस चाहती नहीं है, लेकिन वो मजबूर होती हैं सो मेनी प्लेसेस टू टॉक एंड इंगेज एंड टू डू व्हाट दे हैव टू डू, बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। अच्छा चीमा साहब, तो क्या हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वर दे इनकॉम्पिटेंट कि 1956 तक वो आईन ही नहीं बना सके? तो फिर जब असेंबली तोड़ दी गई 7 साल बाद, उसका बड़ा जी लोग आज भी दुख मनाते हैं कि जी वो देखें वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ना टूटती तो पता नहीं क्या इनकलाब आ जाता। सर वो दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, दैट वाज हाईली इनकॉम्पिटेंट। कि यार आपने आइन बनाने के बजाय आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तवज्जो आवाम की इधर से उधर कर रहे हैं, जो आपका काम है वो नहीं आप कर रहे। उसको अगर डिसमिस किया गया तो उस पर रोने धोने की क्या जरूरत है भाई? 56 का जो आइन था फिर हमने वो बनाया बड़ी मुश्किलों से, वो 2.5 साल भी नहीं चला, अयूब खान ने आके उसको एब्रोगेट कर दिया और कहा ये तो हौच पौच था, ये तो कोई अच्छा आइन नहीं था। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, क्या उनके विजन में कोई फॉल्ट था, क्या था कि वो फिर कोई हमें स्टेबल सिस्टम नहीं दे सके, अवाम की फलाह बहबूद का कोई काम नहीं कर सके? तो क्या है, लॉलीपॉप भी थे अवाम के लिए? आप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। मैं तो इमरान खान से लैके गया कि इमरान खान फौज की मदद से पावर में आना चाहता है, ये सवाल नहीं आपने हाईलाइट किया। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 1949 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ व्यूअर्स ने कहना है चौधरी साहब ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 1949 हिस्ट्री से बाहर निकले। आप तो ਤੁਸੀਂ मेरी गल ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं भाई। आज की बात बताएं, वाई इमरान खान वांट टू कम इन पावर विद द मिलिट्री, फौज के साथ गठजोड़ करके वो क्यों पावर में आना चाहता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आप फाउंडिंग फादर पे पहुंच गए हैं। मैं कह रहा हूं फाउंडिंग फादर ने जो खाचा मारियां, जो ज्यादतियां हुई, जो बुरे काम हुए, वो तो अपनी जगह पे हैं यार। जो कुछ हुआ है सही किया गलत किया, सारी दुनिया में ऐसे होते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तुसी सुनो मैं आप तो शायद होंगे, मैं नहीं था कम अज कम। सो प्रॉब्लम ये है कि चौधरी साहब ये जो बात है कि आप जो इमरान खान कह रहा है, क्या कहता है वो? कहता है मुझे पावर चाहिए फौज की मदद से। मैंने सियासतदानों को, ये सबसे बड़ी डिससर्विस नहीं है, आप मुझे बताएं क्या ये सबसे बड़ी? वो कहता है मैंने सियासतदानों से बैठना ही नहीं है, जो मैं बैठने नहीं। चीमा साहब, आई टोटली डिसएग्री विद दैट अप्रोच, लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे हटाया भी आर्मी ने था, मैं उन्हीं के साथ बात करूंगा। लेकिन जो रूट कॉज है ना सर, उसकी भी तो बात करनी चाहिए ना। कि देखिए वो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे ना, जो 1947 में पावर में आए, उन्होंने क्या किया कि अयूब खान को जो आर्मी चीफ था डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। ये गलत रिवायत उन्होंने कायम की ना। चलो यार हुण फिर ओदा की करा मैं ना यूब खान जानना ना ओदे बच्चों को जानना। आप क्या चाहते हैं मैं यूब खान के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर दूं उसकी कब्र के इर्द गिर्द? क्या करूं मैं? अयूब वो सब खान का आज की बात करें ना यार, वो लेके आए तो भाई आओ पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के रास्ता बंद करो इनके आने का, इनकी इंटरफेरेंस करो ना, वो नहीं कर दे तुसी। अच्छा चीमा साहब ये बताइए कि अब तो जो सब है किसी भी जो है ना, जी, आप भी जो है ना डंडी मारते हैं, नहीं डंडी मारते हैं आप, डंडी नहीं आप मारता डंडी मैं सर, मारते मैं आई हैं, ट्राई टू डंडी बी एज मारते हैं, ऑनेस्ट एज पॉसिबल। मुझे डंडी ये मारते हैं। बताइए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि हमारे यहाँ जो अब कहा जाता है कि एलीट कैप्चर हो चुका है, डॉक्टर इशरत हुसैन जैसे लोग भी ये बात कर रहे हैं, कैसर बंगाली ये बात करते हैं, तो उस एलीट कैप्चर से बचने का क्या तरीका है? और हमारी जो तरजीहात हैं, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, किसी पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, नहीं है? क्या हमें इंडिया के साथ जो है आज सिरे नौ अपने रिलेशनशिप को देखना चाहिए, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, या उसकी जरूरत नहीं है? चोर साहब मुझे एक बात बताएं, एक सवाल बड़ा सीधा सा है कि असरे नौ देखना चाहिए यार, जिधर जिधर हो सके देखना चाहिए। जहां जहां गलतियां हुई हैं, चीजें हुई हैं, मामलात खराब हुए हैं, ठीक है बेहतर करने चाहिए। और एलीट अभी भी लीड है। वो यूएनडी, आपने इशरत हुसैन की बातें करते हैं, यूएनडीपी की रिपोर्ट नहीं आपने पढ़ी थी जिसने उन्होंने कहा था $17.5 अरब की एलीट का खर्चे हैं जो नहीं होने चाहिए।
तो उसमें सारी एलीट थी। तो इस तरह तो होता है यार चौर साहब, इसके ऊपर एक सीरियस सिविलियन चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हमारे सिविलियन भी तो चौर साहब जुल्म करते हैं ना, पावर में आते हैं तो पावर किधर रहती है, कराची, लाहौर, कोयटा एंड पेशावर। दे डोंट लाइक टू। अभी अगले दिन मैंने बीकन हाउस लाहौर के साथ मिलके मेरे थिंक टैंक स्नोबर इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई है ग्रास रूट गवर्नेंस पे, लोकल गवर्नेंस पे। ठीक है, हमने कॉन्फ्रेंस की अभी अभी ये मंडे को, मंडे के क्या बनता है, मंडे बनता है कि 1 दिसंबर को मैंने की है कॉन्फ्रेंस। हम्म, उस पे हमने यही हाईलाइट किया है। ओ भाई, ये इन्होंने सब तमाशा है, ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप बना लेते हैं। ये सियासतदान डरते हैं, इनसे यही हजम नहीं होती कि एक एमएनए से एमपीए तक तो आ गए आप, ठीक है, एमपीए से पावर नीचे नहीं भेजेंगे क्योंकि खौफ होता है कि पहले एमपीए मैनेज नहीं हो रहे। उन्होंने फिर क्या किया, अब हर घर में एक एमएनए है, एक भरा एमपी हो जाता है, भरा एमएनए हो जाता है। द मोमेंट चेयरमैन किसी यूनियन काउंसिल में बनेगा, उसके लिए वहां पे पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, चौधरी वो यूनियन काउंसिल का चौधरी हो जाएगा, एमपीए का और एमएनए का वहां इंटरफेरेंस कम होगी क्योंकि वहां नीचे पैसे भेजने पड़ेंगे। तो चौर साहब छो इन्हें लीड सारी रली है, ओए सारे एक ने चौर साहब, तुसी भी जड़ा है ना, तुसी भी लीड ही हो मेरे हिसाब ना, क्योंकि तुसी भी डंडी मार दे हल्की फुल्की। तो मैं ये अच्छा चीमा कहता साहब, हूँ कि मैं एलीट नहीं हूं। मुझे ये बताइए, ये जो आप 17.5 बिलियन की बात कर रहे हैं, ये डॉलर्स की बात हो रही है यूएनडीपी ने जो कहा? चौर साहब ये मलेशियन रिंगड़ की बात हो रही है, डॉलर की बात होनी है और केड़ी होनी। अच्छा, डॉलर की अगर इतनी बड़ी रकम है, 17.5 बिलियन डॉलर्स एलीट के की जेबों में जा रहा है हर साल, तो सर इस जेबों में पे नहीं तो। जा रहा, जी। जेबों में नहीं जा रहा, एक उनकी जेबों में नहीं जा रहा। दे यूज रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, और वो प्रोटोकॉल और गाड़ियां और जो पैसा बचाया जा सकता है, और अगर इतना इस्तेमाल हो रहा है, 17.5 में से हो सकता है कोई 10 अरब बचाया जा सकता हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट या 15 अरब या कितने अरब बचाया जा सकता हो, बट ये यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी 2 साल पहले, तो इट इज देयर। लेकिन बात यही है ना कि दे आर लाइनिंग देयर पॉकेट्स, दे आर एंजॉयिंग द बेस्ट फैसिलिटीज। तो 17.5 बिलियन डॉलर इज ह्यूज सम ऑफ मनी। हम तो एक एक बिलियन के लिए कभी चाइना की मिन्नत करते हैं, कभी यूएई की, कभी सऊदी अरब की। तो हमारी स्टेट ने अब तक इसको क्यों नहीं खत्म किया, क्यों प्लग नहीं किया गया? फील्ड मार्शल की तवज्जो नहीं गई इधर क्या? फील्ड मार्शल तो होना है, नहीं तो बने ने इस साल कर हम्म, लेंगे फील्ड मार्शल। चोर सब बड़े लोगों को ठीक कर रहे हैं अभी, फील्ड मार्शल ने, फिक्र ना करें। बड़े लोग जड़े इधर उधर जड़े डंडियां मार देना, चीजों को खराब करते हैं सियासतदानों में, ब्यूरोक्रेसी में, ये विद इन द सिस्टम, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना वो हैं उस चीज में। सर उनको आर्मी चीफ बने तो 3 साल हो गए ना। आर्मी आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन क्या इन द कंट्री। करेंगे? तो आर्मी चीफ कोई प्लानिंग कमीशन का मिनिस्टर थोड़ा ही है, आर्मी चीफ है यार वो तो, और बड़े सारे मसले ने उन्हें, वो जिस जिस मिनिस्ट्री के अंदर लोग बैठे हैं उनका काम है ना, फौज का आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। वो तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको मिनरल्स इधर उधर दिला देगा, चीजें कर देगा, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से आपको कोई फायदे दिला देगा, जहाँ पे उसकी लिवरेज होगी वो इस्तेमाल कर लेगा। अब वो अगर फॉर एग्जांपल डील करके आते हैं कि जी ठीक है जाओ, अब वो ब्यूरोक्रेसी डिलीवर ना करे तो वो आर्मी चीफ होते की करे? अच्छा चीमा दसो साहब, ना चौर साहब। हाँ 2 साल बाद आप क्या देखते हैं, क्या बड़ी बड़ी बेहतरी आपको नजर आएगी पाकिस्तान में? इंशाल्लाह चौर साहब फ्यूचर बहुत व्हाट अच्छा इज है। योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? तो चौर साहब पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला, मुझे बड़ी उम्मीद है। बड़ी जान है इस कौम में, बड़े तगड़े लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं, जब ये थाने में जाते हैं चौर साहब, ये पैसे लेके जाते हैं, उन्होंने पता है बगैर सिफारिश तो थाने दे पैसे तो बगैर काम नहीं होना। सो हमारे लोगों की जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है उनको पता है कि हमने क्या करना है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, आई लाइक पाकिस्तानी people। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उन्होंने पता है मसले, हमारे लोगों का ये होता है मसले द हल की है, हलते जाओ, तो मतलब दे डू इट, यू नो। मैं एक बात बताऊं, आप इस कौम की तरक्की का राज देखें चौर साहब, या इस कौम के बच्चों के जहनों में और आंखों में जो ख्वाब है वो देखें। मिसाल तो गलत है लेकिन देनी बनती है कि हमारे बच्चे पाकिस्तान से पैदल चल के यूरोप पहुंच गए। चौर साहब तुसी ते इथों बहिंदे हो ना 5 स्टार जहाज़ां च बहिंदे हो, बिजनेस क्लास सीटां लैके कैनेडा ते अमेरिका दे तुसी ट्रिप करदे हो। हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ से पैदल चले ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूरोप, और पता नहीं किधर किधर पहुंच गए। आप इमेजिन करें उन बच्चों की जिंदगियां उन्होंने कैसे बेहतर की हैं अपनी जिंदगियां।
मैं तो फख्र महसूस करता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर बड़ी जान है, जो कि गलत रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन जैसे तैसे वो चले गए, उनके फैसले थे जो उन्होंने किए, मैनू केड़ा दस के गए ने। लेकिन द पॉइंट इज के इट मीन्स कि दे रियली हैव ड्रीम्स एंड वी फेल्ड देम। हमने उनको फेल किया चौर साहब, नाकाम किया हमने उनको। हम उनको अच्छा सिस्टम नहीं दे सके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके, तालीम नहीं दे सके, उनको भागना पड़ा यहाँ से। तो मैं समझता हूँ अगर हमारा बच्चा यहाँ से निकल के यूरोप में जाके छा गया है, तो वो यहाँ पे नहीं छा सकता? छा सकता है वो। चौर साहब छा सकता है, वो यहाँ पे भी कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उसके लिए मसले मसाइल थे। इंशाल्लाह चौर साहब ठीक होएगा, फिक्र ना करो, तुम घबराया ना करो, ज़्यादा ब्लड प्रेशर तो मरीज ना बन जाए। चीमा साहब, क्या हमारे जो 45% लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, क्या ये 2 साल में इनमें कोई सब्सटेंशियल कमी आ जाएगी कि हम कहें कि भाई 30% पे 35% पे आ जाएंगे और हमारे 27 मिलियन बच्चों के बजाय शायद 7 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर रह जाएं? इस तरह की कोई उम्मीद है आपको? So it is a slow and gradual process, and I think we are on the path. चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। कुछ ऐसी हमारी पॉकेट्स हैं, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, जहाँ पे मसले मसाइल रहेंगे, पंजाब के कुछ ऐसे इलाके हैं। बाकी पीपल आर ऑन द राइज। मतलब मैं जो साहब नॉर्मली जब लोगों को देखता हूँ इर्द गिर्द, तो मैं नहीं देखता कि किसी बंदे की जिंदगी में बेहतरी ना आई हो। चौर साहब, चौर साहब, यू आर ऑल्सो मतलब सोशल एनिमल, हम्म। लोगों में घूमते फिरते हैं। आप भी देख सकते हैं कि यार किस बंदे की जिंदगी खराब हुई है, किस बंदे की जिंदगी जो है ना वो नहीं सही हुई। सबकी बेहतर हुई है, अच्छी जिंदगी हुई है लोगों की। तो दैट इज समथिंग गुड। अच्छा चीमा साहब, इसमें जो मेजर होता है ना सोशल मोबिलिटी का, होता है कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कितनी है, और वो तालीम के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। और जब आपके 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हों, आपके 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हों, तो यू कैन नॉट हैव अ वेरी गुड सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। दैट इज द प्रॉब्लम इन माय व्यू। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।